नमस्कार बच्चों, आज मानव विकास की आज की कक्षा में हम जानेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। हमने शारीरिक विकास के अंतर्गत विभिन्न क्रमों को पढ़ा, विकास के दर को पढ़ा, किस प्रकार से अलग अलग आयामों में विकास पूर्ण होता है। एक शिशु जो जन्म लेता है, गर्भाधान के समय जो भ्रूण होता है उसका विकास कैसे होता है, और जब वो जन्म लेता है तो नवजात शिशु का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से वो आगे उसकी वृद्धि, उसका विकास, वृद्धि विकास दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उसका अंतर भी हमने स्पष्ट किया था। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, शारीरिक विकास के विभिन्न तत्वों को हमने पढ़ लिया था, जिसमें से पाचन तंत्र का विकास भी था, नाड़ी संस्थान का विकास भी था, इसी प्रकार से मस्तिष्क का विकास भी था, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या श्वसन तंत्र है उसका विकास भी था। फिर हार्मोनल जो सिक्रीशंस होते हैं, हार्मोनल स्त्रावण होता है, उसकी वजह से जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन आते हैं शरीर में अलग अलग आयु में, जैसे जैसे बालक बढ़ता है, किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है, ये सभी चीज़ें हमने विस्तार से अध्ययन की थी। तो अब ये जो शारीरिक विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये बहुत से कारकों से प्रभावित होगा। कोई भी प्रोसेस, किसी भी प्रक्रिया के ऊपर असर डालने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, और ऐसी इन्हीं कारकों की आज हम चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं कि What are the factors influencing physical development? यानी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहले तो आ जाता है न्यूट्रिशन या पोषण। न्यूट्रिशन से तात्पर्य है जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, तो विकास की दर में शारीरिक विकास किसी भी बालक का प्रभावित होगा। जो गर्भधान के दौरान या गर्भावस्था में माता ने जो आहार ग्रहण किया, उसी के आधार पे नवजात शिशु का स्वास्थ्य निर्धारित होता है, और फिर उसके बाद किस प्रकार से उसका पोषण हो रहा है, उसको क्या आहार मिल रहा है, ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। और आहार सीधी सीधी तरीके से हमारी शारीरिक क्रियाओं के लिए, ऊर्जा के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आहार किसी भी बच्चे को ठीक से नहीं मिलेगा, जो पोषक तत्व उसको चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, उसकी वृद्धि का स्तर सामान्य नहीं होगा, उसकी ग्रोथ जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होगी। तो जो अंडर नरिश्ड होते हैं ना, यानी कई बार क्या होता है कि बच्चों को प्रॉपर पौष्टिक भोजन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो क्या होगा, लंबाई नहीं हो पाती, या शारीरिक भार कम होता है, अल्प शारीरिक भार से ग्रस्त रहते हैं, इसको कुपोषण के शिकार होते हैं। तो पोषण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे प्रीनेटल पीरियड में यानी गर्भावस्था पीरियड में, जब वो भ्रूण माता के शरीर से ही तो वो पोषण प्राप्त करता है, और जब वो जन्म लेता है शिशु, तब भी वो आयरन के रिजर्व के साथ, यानी कि उसके शरीर में माता के खून से ही अर्जित किया हुआ आयरन लौह तत्व होता है, जिसका स्टोर वो अपने शरीर में रखता है। तो जब बच्चा शुरू में तो केवल माता के दूध के ऊपर ही निर्भर करता है, तो ऐसे में आयरन की भी ज़रूरत होती है, उसे कैल्शियम की ज़रूरत तो चलो दूध से हो रही है, लेकिन आयरन तो नहीं मिल रहा। दूध में आयरन की मात्रा तो बहुत ही निम्न होती है, विटामिन सी की मात्रा भी निम्न होती है। तो क्या होता है, ये वाली चीज़ जो वो रिज़र्व शरीर में लेके ही जन्म हुआ है उसका, उन रिज़र्व से उसका करीब 4-6 महीने तक काम चलता रहता है। तो जो हम कहते हैं कि केवल माता का दूध 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली, यानी केवल माता का दूध ही बच्चे को देना चाहिए। उसके पीछे भी यही है कि किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, बच्चा सुरक्षित रहे, और माता के दूध में वो सभी पौष्टिक तत्व होते हैं जो बच्चे के लिए उतनी उम्र में ज़रूरी हैं। और जब 6 महीने का हो जाता है, तब फिर उसके बाद वो और सप्लीमेंट्री फूड्स यानी कि और अन्य पूरक आहार देना उसको माता शुरू कर देती है। इसमें बच्चों एक मिसप्रिंट क्या एक पॉइंट है जो स्लाइड में रह गया है, उस पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दूसरे नंबर का पॉइंट है पोषण,
पहले नंबर का पॉइंट क्या है, वो डिलीट हो गया है या कट गया है इसकी एडिटिंग में, तो आप नोट कर लीजिए, वो है वंशानुक्रम। तो पहले नंबर का पॉइंट वंशानुक्रम है, दूसरे नंबर का पॉइंट न्यूट्रिशन या पोषण है। तो ये जो आप लेक्चर सुनेंगे तो ये सब चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जो पहला पॉइंट वंशानुक्रम बता रही हूँ, उस वंशानुक्रम को ध्यान से सुनिए और समझिए। वंशानुक्रम पे पूरा एक सत्र मैंने आयोजित किया हुआ है, जिसमें कि आपको पूरा स्पष्ट किया है कि क्या होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से तात्पर्य है हेरिडिटी, माता पिता के ऊपर ही बालक जाता है। माता पिता से तात्पर्य ये है कि उसके फर्स्ट यानी कि पेरेंट्स, मम्मी पापा, लेकिन उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि दादा दादी नाना नानी, उनका भी असर होता है, क्योंकि ये सब आनुवांशिक जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो आनुवांशिक विशेषताएं हैं, वो जीन्स और क्रोमोसोम्स के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आती रहती हैं। तो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल से तात्पर्य है कि ये जो बिल्कुल जेनेटिक कोडिंग होती है कि बच्चे के बाल कैसे होंगे, बच्चे की आंखें कैसे होंगे। तो इसका हिंदी में आप कह सकते हो कि वंशानुक्रम की जो सामग्री है, तो ये जो हेरिडिटरी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। 10वीं तक आपको कुछ बेसिक जानकारी इन सब चीज़ों की दी है, अलग से इसमें स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बिल्कुल उस प्रकार से है कि जैसे हमें मार्केट में जाना है और हमें कुछ सामान खरीदना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसे, कि आप उसको पैसे देंगे दुकानदार को तो वो सामान आपको देगा। इसी प्रकार से ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये एक प्रकार से समझो कि वो धरोहर है, आनुवांशिक धरोहर, जो कि माता से पिता से या दादा दादी नाना नानी से आगे बच्चे में आ रही है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे की आँख, अरे ये तो मम्मी पे भी नहीं गई, पापा पे भी नहीं गई, ये आँखें उसकी दादी से मिलती हैं, या इसके बाल अपनी नानी के ऊपर गए हैं या नाना के ऊपर गए हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारिक रूप से ये पूरा तंत्र होता है, हेरिडिटी का सिस्टम होता है। तो ये जो वंशानुगत कारक होते हैं, इससे बच्चे में जन्मजात विशेषताएं आ जाती हैं कि बच्चे की आँख का रंग कैसा होगा, बच्चे के बाल का रंग कैसा होगा, उसकी लंबाई भी डिसाइड हो जाती है। अब लेकिन उस लंबाई को बनाए रखने के लिए और उस नियमित सही दर पे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको सही पोषण भी मिले। ये नहीं है कि हाँ लंबाई तो जेनेटिकली कोडिंग हो गई, पहले से डिसाइड हो गई कि लंबाई कितनी होगी बच्चे की, और फिर बच्चे को पोषण सही नहीं मिला तो वो उस लंबाई के स्तर को नहीं ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कि आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको पढ़ाई करने के लिए आप प्रिपेयर्ड भी हैं, तैयारी भी करते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अध्ययन भी करते हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए किताब नहीं है, तो क्या करेंगे आपके एफर्ट्स उतने नहीं हो पाएंगे और वो रिज़ल्ट नहीं, परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वंशानुक्रम में की वजह से या हेरिडिटी की वजह से बच्चे के अंदर अभिभावकों से या और ऊपर की और जो भी पीढ़ियां हैं वहाँ से उसमें कुछ जन्मजात विशेषताएं हो जाती हैं, जो उसकी शारीरिक शक्ल, सूरत, शारीरिक संरचना, कैसा उसका मुंह होगा, शेप होगी, कैसे आँख होंगे, शारीरिक गठन कैसा होगा, लंबाई कैसे होगी, उसकी प्रकृति कैसे होगी, ये सब चीज़ें वंशानुक्रम से निर्धारित हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े इसमें शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत। नंबर 1 वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी, नंबर 2 न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देख रहे हो आप, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों से तात्पर्य है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि शरीर में हार्मोन्स की स्रावण के लिए जिम्मेदार होती हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शरीर की प्रक्रियाओं के लिए। अब जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण आपको देती हूँ, जो प्रमुख रूप से ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वृद्धि के लिए ज़रूरी है, वो है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये भी प्रश्न आता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन
वृद्धि हार्मोन जिसे हिंदी में कह सकते हो। जनरली ये टर्म्स चाहे आपको प्रतियोगी परीक्षा में आए, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आए, इसमें एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जब आप इसको देखें, अंडरलाइन करें, अपनी रजिस्टर में नोट करें, नोट्स बनाते रहें साथ में। ये छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत स्कोरिंग है, इनको कभी भी मिस नहीं करें। ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि हिंदी शब्द है उसका पीयूष ग्रंथि। हार्मोन कौन सा स्रावित हो रहा है? इंग्लिश में कहेंगे ग्रोथ हार्मोन, हिंदी में कहेंगे वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो ये जो वृद्धि हार्मोन है ये बालक के किस चीज़ पे असर डालेगा? लंबाई पे। तो जब ग्रोथ हार्मोन या ये जो वृद्धि हार्मोन है इसका स्रावण पीयूष ग्रंथि से ठीक सही मात्रा में होता रहेगा तो क्या होगा? बालक की लंबाई निश्चित दर से बढ़ती रहेगी, जितना लंबा होना चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है, कम स्रावित होता है, तो क्या होगा? तो बालक की लंबाई कम रहेगी, अपने उम्र के सामान्य बच्चों के समान उसकी लंबाई नहीं होगी और वो बालक थोड़ा बौना रह जाएगा, उसकी हाइट कम रह जाएगी। समझ में आ रहा है? ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि बालक की लंबाई के लिए उत्तरदायी है। अब एक चीज़ और, आपने जो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि प्रजनन विशेषताएं जो हैं बालक में दिखती हैं वयः संधि में, किशोरावस्था में वो परिलक्षित होती हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? यौन हार्मोन, सेक्स हार्मोन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो वो सेक्स हार्मोन्स भी हैं जो कि जिसकी वजह से बालकों में लड़कों वाले कैरेक्टर आते हैं, विशेषताएं आती हैं, लड़कियों में लड़कियों वाली विशेषताएं आती हैं। इन सब को पिछली कक्षा में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रही। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो उस लेक्चर को आप दोबारा देखिए। फिर एक होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि भी असर डालती है कि थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताएं। थायरॉक्सिन। ठीक है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये भी शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने, और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से, इसके लिए आयोडीन की भी आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है अगर आप बीए के बाद कोई भी कंपटीशन देंगे तो ये एक सामान्य साइंस का भी प्रश्न है, ये होम साइंस का भी प्रश्न है, जिसमें पूछा जा सकता है कि थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो वो खनिज कौन सा है? आयोडीन। इसको याद रखने के लिए ये तरीका है कि आपने आयोडाइज्ड नमक देखा है, खाते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं। आयोडाइज्ड नमक में आयोडीन होती है। तो नमक तो सब जगह इस्तेमाल होता है, हर घर में इस्तेमाल होता है। तो ये फोर्टिफिकेशन किया गया, आयोडीन को नमक में डाला गया ताकि लोगों के आहार में आयोडीन की कमी नहीं हो, क्योंकि बच्चों में सामान्यतर ये देखा जा रहा था कि आयोडीन की कमी की वजह से मानसिक विकास ठीक नहीं होता, शारीरिक विकास ठीक नहीं होता। तो उनके शारीरिक और मानसिक विकास की गति ठीक रहे, थायरॉक्सिन का स्तर ठीक रहे हार्मोन का, और थायराइड ग्रंथि ठीक से कार्य करती रहे, इसके लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन आवश्यक होता है। ये भी हम बीए सेकेंड ईयर में खाद्य और पोषण में पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी आपको नहीं तो न्यूट्रिशन का, आहार और पोषण की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आयोडीन खनिज के बारे में पूरा मेरा लेक्चर है, उसको देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उचित विकास के लिए इनका सही कार्य करना बहुत आवश्यक है। अगर ये ठीक से काम नहीं करती तो इसका मतलब विकास में अवरोध हो जाता है, बाधा हो जाती है और बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता। अगला पॉइंट आप देखो, फिजिकल एनवायरनमेंट या भौतिक एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट भौतिक वातावरण कहेंगे इसे। भौतिक वातावरण क्या होता है? भौतिक वातावरण के अंतर्गत सब चीज़ें आ जाएंगी जो बच्चे के आसपास हैं। तो
चाहे कुछ भी हो सकता है उसकी, वहाँ जिस जगह पे वो रह रहा है, जिस स्थान पे वो बालक रह रहा है, तो ये सब चीज़ें उसकी शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। अब आप किस जगह रह रहे हो, किस देश में रह रहे हो, कैसी वहाँ की जलवायु है, हवा कैसी है। बहुत ज़्यादा प्रदूषित प्रदेश में रहेंगे तो क्या होगा, प्रदूषित, अब किसी भी राज्य में कुछ एरियाज, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ जो हवा है, वायु की गुणवत्ता है वो उत्तम होती है। तो वायु की भी गुणवत्ता होती है, जहाँ उत्तम है, हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिल रही है, तो हमें हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े ठीक से कार्य करते हैं, कोई समस्या नहीं होती। और जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाहन या इंडस्ट्री के पास किसी औद्योगिक क्षेत्र में भी तो घर बने हुए हैं, लोग रहते हैं, या स्लम्स होते हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर संवातन की सुविधा नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, शुद्ध वायु नहीं है, पीने का अच्छा शुद्ध पेयजल नहीं है। तो वहाँ ये एनवायरनमेंट, ये ऐसा भौतिक वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो विकास के लिए ज़रूरी है कि ये सब अच्छी जलवायु हो, अच्छी हवा हो, धूप भी मिले, वर्षा भी हो, खुली खुली जगह भी हो, तो ये सब आसपास का वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए। अब कोई ऐसा वातावरण जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो बच्चे के विकास के दर पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसा वातावरण, भौतिक वातावरण होता है, और कहीं ना कहीं उसके शारीरिक विकास के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा गहरा असर डालता है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल गीली मिट्टी के समान होते हैं। तो जो सॉफ्ट है या किसी भी शेप में ढलने के लिए तैयार है, अब छोटे बच्चे को जैसी आदत डालेंगे वैसी आदत उसको आगे बड़े होते होते वो उसको हो जाती है। आपने उसको अच्छी बात सिखाई तो वो अच्छी बात याद रखता है, और बड़े होके भी वो अच्छी बात को ही फॉलो करता है। तो इसलिए सामान्य तौर पे हम देखते हैं, ये सब सामान्य ही बात हो रही है, क्योंकि एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं। ये भी होता है कि बच्चे को हर सुविधा मिलती है फिर भी वो अच्छा नहीं निकले, या ठीक से वो जो अपनी उत्तरदायित्व को समझ के कार्यों को नहीं निष्पादित करें। तो ये दोनों ही संभावनाएं होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पे अगर एक बच्चे को अच्छा भौतिक वातावरण मिलता है तो फिर उसका विकास अच्छे से होता है, विकास की गति बढ़िया होती है, अच्छी होती है, और वो एक स्ट्रॉन्ग, एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। तो बच्चों अभी इसके और भी पॉइंट्स हैं, अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।